प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, रासायनिक बल गतिकी से जुड़े हुए आज के व्याख्यान अध्ययन में आज के व्याख्यान मंथन में मेरी ओर से भी आप सभी को प्रणाम, नमस्कार एवं स्वागतम। आज की व्याख्यान चर्चा में आप सभी का सुस्वागतम। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता तथा उसके विभिन्न प्रकार। उक्त अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता से जुड़ा हुआ यह शीर्षक बीएससी भाग प्रथम के प्रश्न पत्र तृतीय से भौतिक रसायन विषय से इकाई पंचम से रासायनिक बल गतिकी के रूप में चुना गया है। अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता को सुपरिभाषित करने के पश्चात इसका अधिकांश भाग हमने विगत रासायनिक बल गतिकी से जुड़े हुए वीडियो में पिछले व्याख्यानों में हमने विस्तार से चर्चा की थी। विस्तार से विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं पदों पर हमने विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें हमने अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के बारे में मैं फिर से जो दोहरा देना चाहता हूं। आज का जो हमारा जो शीर्षक है कि अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता को भिन्नात्मक रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, इसका जो 5वां केस था। आज की व्याख्यानों को अध्ययन करने से पूर्व, आज के व्याख्यान मंथन को अग्रेसित करने से पूर्व संक्षिप्त में मैं दोहरा देना चाहता हूं कि अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता का रासायनिक अभिक्रिया में क्या उपयोगिता होती है, क्या योगदान होती है। प्रिय विद्यार्थी, विभिन्न प्रकार की इंजीनियरिंग और मेडिकल से जुड़ी हुई जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इसके साथ साथ बीएससी भाग प्रथम के भौतिक रसायन विषय से जुड़े हुए कई तरह की जो प्रश्न सवाल जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मध्य प्रिय विद्यार्थियों, जो इस प्राय विद्यार्थी समझ बैठता है कि दोनों जो होता है एक ही पद होता है, दोनों जो होते हैं अलग अलग पद होते हैं। अभिक्रिया की कोटि जो होती है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सजीव सक्रिय क्रियाकारी अणुओं, पदार्थों, आयनों की कुल संख्या को सुनिश्चित करता है, सुपरिभाषित करता है। उसके कुल जो अंक आता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सक्रिय अणुओं की संख्या अभिक्रिया की कोटि को क्या मान दर्शाता है। ये प्रथम कोटि की होती है, द्वितीय कोटि की होती है, शून्य कोटि की भी हो सकती है, भिन्नात्मक कोटि की भी हो सकती है। इसके अलावा अणुसंख्यकता किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तमाम समस्त सक्रिय और निष्क्रिय अणुओं, परमाणुओं, आयनिक स्पीशीज की कुल संख्या को सुपरिभाषित करता है, जो उसकी स्टोइकियोमेट्री को उसकी स्टोइकियोमेट्री का निर्धारण करता है। तो स्टोइकियोमेट्री का निर्धारण करने का मतलब होता है दाएं तरफ या बाएं तरफ क्रियाकारकों, क्रियाफलों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को सुनिश्चित करता है, संतुलित करता है। और ये अणुसंख्यकता जो होती है एकाणुक हो सकती है, द्विअणुक हो सकती है, त्रिअणुक हो सकती है, लेकिन शून्य अणुसंख्यकता वाली जो अभिक्रियाएं जो है उनका अस्तित्व रासायनिक बल गतिकी में नहीं होता। शून्य कोटि का अस्तित्व हो सकता है, लेकिन शून्य अणुसंख्यकता वाली कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है रासायनिक बल गतिकी में संपन्न नहीं होती। अब बारी आती है हमारे पास में, सबसे पहले हम विगत व्याख्यानों में हमने एकाणुक और प्रथम कोटि की अभिक्रिया को एक साथ संयुक्त रूप से हमने सुपरिभाषित किया था। प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं वो अभिक्रिया होती है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वे क्रियाकारी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता के इकाई घात के समानुपाती होता है। एकाणुक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में एक अणु उपस्थित होता है। विभिन्न प्रकार के हमने एग्जाम्पल ऑक्जेलिक एसिड का विघटन, सल्फ्यूरिक क्लोराइड का विघटन हमने विस्तार से इस पर अपना प्रकाश डाला था। इसके अलावा द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं वो अभिक्रिया होती है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वे क्रियाकारी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है। ठीक इसी के साथ साथ समानांतर रूप से द्विअणुक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें द्विअणु रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकार के रूप में उपस्थित हो। H2 का साबुनीकरण, H2I2 आपस में क्रिया करके टॉयस HI का निर्माण करना, N2 और O2 आपस में क्रिया करके टॉयस NO का बनाना इत्यादि द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं में हमने समावेशित किया था। ठीक इसी तरह से तृतीय कोटि की अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वे क्रियाकारी पदार्थ के तृतीय घात के समानुपाती होता है। इसी के समानांतर रूप से त्रिअणुक अभिक्रिया वो होती है और संख्यकता के रूप में जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया का वेग सक्रिय द्रव्यमान के नियमानुसार
रासायनिक अभिक्रिया का व क्रियाकारी पदार्थ की सांद्रता के सक्रिय द्रव्यमान के तृतीय घात के समानुपाती होता है। चतुर्थ प्रकार की हमने शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया है H2 और Cl2 आपस में क्रिया करके ट्वाइस Cl का निर्माण करना जो है स्थिर दाब पर सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में जल तल के ऊपर हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया को इसकी वैधता को प्रमाणित किया था, सिद्ध किया था कि H2 और Cl2 आपस में क्रिया करके जब विशिष्ट परिस्थितियों में स्थिर दाब पर सूरज के प्रकाश में और जब दो गैस जार हम लेते हैं तो जल तल के ऊपर जो है इन विशिष्ट परिस्थितियों में H2 और Cl2 के एक एक मोल आपस में क्रिया करके HCl का जब निर्माण करते हैं तो आप देखेंगे H2 और Cl2 आपस में क्रिया करके जैसे HCl बनते हैं तो H2 और Cl2 की सांद्रताओं के मान घटते हैं। घटने के पश्चात जैसे HCl बनता है आप देखेंगे HCl बनने के पश्चात तुरंत इसका विघटन शुरू हो जाता है और पुनः H2 और Cl2 जो है आपस में जो उनका निर्माण प्रारंभ होता है। ये प्रक्रिया जो विघटन की और जो आप देखेंगे इसमें जो निर्माण की ठीक इसी तरह से चलती है जैसे किसी कैम्फर में या किसी पानी के टैंक में या कंटेनर में पानी भरने के साथ साथ जो है पानी का बहाव जो है एक साथ दोनों प्रक्रियाएं जो भरने की प्रक्रिया साथ के साथ पानी को जो है उपयोग में लेने की दोनों प्रक्रिया एक साथ चलते रहती है। पानी का जो कैम्फर या टंकी जो होती है टैंक जो होता है कंटेनर जो होता है वो खाली होता रहता है और उसके साथ साथ जो है पानी जो है स्टॉपर के माध्यम से जो है उसका निष्कासन भी होता रहता है, उसका उपयोग भी लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो है पानी के बहाव की पानी की आप देखेंगे उपयोग की साथ साथ जो है पानी के भरने की दोनों प्रक्रिया एक साथ संपन्न होती है। तो इसी क्रम में H2 और Cl2 का भी इसी तरह से ट्वाइस Cl का निर्माण भी होता है। तो ये एक शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है हमने जो है विगत व्याख्यानों में हमने प्रमाणित किया था। इसके अलावा आप देखिए केस जो 5th है भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया है। भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रियाओं को एक प्रकार से हम अन्य रूप में जो है छद्म कोटि की अभिक्रियाएं भी कह सकते हैं। आने वाले व्याख्यानों में छद्म कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने से पूर्व सबसे पहले एक ऐसी छद्म कोटि की एक हम यहाँ पर जो है ऐसी भिन्नात्मक कोटि की चर्चा करेंगे जो इससे जुड़ी हुई इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है हाइड्रोजन पैरा का हाइड्रोजन ऑर्थो में रूपांतरण होता है। जब हाइड्रोजन पैरा का हाइड्रोजन ऑर्थो में रूपांतरण होता है तो विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है मेडिकल से जुड़ी हुई, इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई, BSc भाग प्रथम से जुड़ी हुई, भौतिक रसायन से जुड़ी हुई है। तो प्राय विद्यार्थियों से जब पूछा जाता है कि हाइड्रोजन पैरा का हाइड्रोजन ऑर्थो में जो रूपांतरण होता है तो बताइए सभी क्रिया की कोटि क्या होती है। तो सामान्यतया विद्यार्थी के दिमाग में एक ही बात बार बार जो है चलते रहती है या एक ही सिद्धांत से परिचित होते हैं, अवगत होते हैं, जिसमें उन लोगों की राय होती है, विद्यार्थियों की राय होती है कि अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता का मान समान होता है। सामान्यतया ये सिद्धांत सामान्य अभिक्रियाओं में सही परीक्षित किया गया है। लेकिन आप देखेंगे इस अभिक्रिया को हाइड्रोजन पैरा हाइड्रोजन ऑर्थो का रूपांतरण यदि हम इसकी क्रियाविधि के आधार पर यदि हम परिकलित करें तो प्रिय विद्यार्थियों इसकी अभिक्रिया की कोटि जो होती है 3/2 परिकलित की गई है। और आप देखेंगे अणुसंख्यकता जो है m बराबर जो है एक जो है एकाणुक अभिक्रिया जो है का मान को दर्शाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे अब हमें यह सिद्ध करना होगा, ये प्रमाणित करना होगा कि हाइड्रोजन पैरा का जब हाइड्रोजन ऑर्थो में जो रूपांतरण होगा तो इसके अभिक्रिया की कोटि जो है और अभिक्रिया 3/2 क्यों होती है और इनकी अणुसंख्यकता का मान जो है इकाई क्यों होता है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले वाले पद में क्रियाविधि 2 पदों में संपन्न होती है। पहला वाला जो पद होता है ये तीव्र गति से संपन्न होता है, तीव्र गति से संपन्न होता है। इस तीव्र पद में आप देखेंगे हाइड्रोजन पैरा जो है तीव्र गति से जो है हाइड्रोजन परमाणु स्पीशीज को मुक्त करता है। दूसरे वाली जो स्पीशीज है इसमें हाइड्रोजन पैरा जो होता है ये हाइड्रोजन इस पैरा के पास में हाइड्रोजन पहले वाले पद में जो मुक्त हुआ ये पास में आकर के आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन के जो मोशन से इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट जो गति है उसकी दिशा को पलटता है और दिशा को पलटने के पश्चात में आप देखेंगे हाइड्रोजन पैरा का जो हाइड्रोजन ऑर्थो में जो है उसको रूपांतर करता है, तब्दील करता है। तब्दील करने के पश्चात हमारे पास में पहली वाली और दूसरे वाली जो अभिक्रिया है इसमें आप देखेंगे कि जो पहला वाला पद है वो तीव्र गति से संपन्न हो रहा है, द्वितीय वाला पद जो है वो धीमी गति से संपन्न हो रहा है। अब पहला वाला पद तीव्र गति से क्यों संपन्न हो रहा है, द्वितीय वाला पद धीमी गति से क्यों संपन्न हो रहा है। धीमी गति वाला जो पद होता है वो वेग निर्धारक पद होता है। आप देखेंगे जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 स्पीशीज है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पैरा, दोनों जब डबल स्पीशीज जो होती है या डबल सिस्टम कोई भी डबल जो कोई वस्तु होती है ऐसी स्थिति में जब आप उनसे किसी भी
रासायनिक प्रक्रिया में संपन्न होने के लिए जब वो इस तरह की अपनी भूमिका अदा करते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी जो गतिविधियां होती है, उनकी एक्टिविटीज जो होती है वो धीमी गति से संपन्न होती है। पहला वाला सिंगल होता है, ये तीव्र गति से संपन्न होगा। इसको एक अन्य उदाहरण की सहायता से यूं भी हम समझ सकते हैं कि माना कि जो एथलीट्स है, जो एक सिंगल एथलीट्स है या कोई भी सिंगल जो रनर है, उससे कहा जाए कि भाई आप दौड़िए, दौड़ने के उपरांत आप देखेंगे वो अकेला मुक्त बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से जो है ग्राउंड में, मैदान में जो है वो दौड़ेगा। इसके अलावा आप देखेंगे ये दो एथलीट्स है या कोई भी यहाँ पर जो दो स्टूडेंट्स है, उनसे कहा जाएगा कि आप एक दूसरे को शेक हैंड करते हुए, हाथ से हाथ मिलाते हुए आप मैदान में दौड़िए। जाहिर सी बात है एक दूसरे से वो बंधे हुए हैं, ऐसी स्थिति में जो आप धीमी गति से वो दौड़ेंगे, वही सिद्धांत जो है हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। अब देखेंगे आप यहाँ पर धीमी गति दौड़ेंगे तो धीमी गति वाला जो पद होगा वो दूसरा वाला होगा, धीमी गति वाले पद जो है वेग निर्धारक पद होगा। और इसी में आप देखेंगे सक्रिय द्रव्यमान का नियम लगाएंगे तो रेट समानुपाती हो जाएगा हाइड्रोजन पैरा का सक्रिय द्रव्यमान और हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान हो जाएगा। इस समानुपाती उठाएंगे तो हमारे पास में जो है एक समानुपाती चिन्ह प्राप्त होगा, रेट बराबर के H2P और H हाइड्रोजन के हो जाएगा। अब सक्रिय द्रव्यमान के हम नियम लगाएंगे धीमे गति से और तीव्र गति से हम लगाएंगे साम्य स्थिरांक का मान, Kc का मान परिकलित करना। तो यहाँ देखेंगे इन 21 नंबर समीकरण नंबर देखेंगे आप, Kc का मान जो है हाइड्रोजन का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन का जो पैरा हो जाएगा। ये हमने साम्य स्थिरांक वाले जो अध्याय था उसमें एक कोई भी क्रियाफल उससे सक्रिय द्रव्यमान के सांद्रताओं के उनका जो होता है घात के, उसको जब किसी भी क्रियाकारक की सांद्रता सक्रिय द्रव्यमान से विभाजित किया जाता है, ऐसी स्थिति में जो स्थिरांक प्राप्त होता है वो साम्य स्थिरांक कहलाता है। उसको हम क्या करते हैं, Kc के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो समीकरण नंबर 1 है। अब देखेंगे समीकरण नंबर 3 से लिखेंगे, हम हाइड्रोजन परमाणु को सक्रिय द्रव्यमान के रूप में उसको मुक्त करना चाहते हैं तो H बराबर हो जाएगा, इसका जो है वर्गमूल लेंगे, Kc H बराबर हो जाएगा Kc के पावर 1/2 H2P हाइड्रोजन पैरा है उसका सक्रिय द्रव्यमान है, उसका 1/2 होगा। समीकरण नंबर 4 कहेंगे। इस समीकरण नंबर 4 का मान जो समीकरण नंबर इसकी पूर्व के हमारे पास में 2 है, हाइड्रोजन है, इसके सक्रिय द्रव्यमान के रूप में हम यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित करने पर रेट बराबर के हाइड्रोजन पैरा का सक्रिय द्रव्यमान आएगा। Kc जो है उसका जो स्थिरांक है उसका जो वर्गमूल जो है 1/2 होगा, हाइड्रोजन पैरा का वर्गमूल जो है 1/2 होगा। तत्पश्चात जो है हमारे पास में जो भी प्रचलित यहाँ पर स्थिरांक है, एक तो K है, एक Kc की घात जो है 1/2 वर्गमूल है। इस वर्गमूल को हम अलग अलग करेंगे। शेष सक्रिय द्रव्यमान से राशियां जो है हमारे पास में स्थिरांक के अलावा हमारे पास में जो प्रचलित जो राशियां हैं H2P है, H2P का 1, H2P का 1/2 है। आप देखेंगे ये दोनों K और Kc जो दोनों की घात 1/2 है, दो स्थिरांक के दोनों स्थिरांकों का जो गुणनफल है, एक नए स्थिरांक हमने जो है यहाँ पर K' के रूप में जो है इसका नाम दिया है। और आप देखेंगे हाइड्रोजन पैरा जो सक्रिय द्रव्यमान के रूप में इसकी सांद्रता इसकी घात 1 है, हाइड्रोजन पैरा इसकी घात जो है सक्रिय द्रव्यमान के रूप में 1/2 है। जाहिर सी बात है दोनों को हम हल करेंगे तो आप देखेंगे गणितीय प्रक्रिया के माध्यम से H2P की घात जो है 3/2 प्राप्त होती है। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया का वेग हाइड्रोजन पैरा के सक्रिय द्रव्यमान की सांद्रता यानी कि 3/2 के समानुपाती होता है। इस प्रकार जो है उक्त अभिक्रिया जो है क्रियाविधि के आधार पर जो 2 पदों में संपन्न होती है, उन 2 पदों के आधार पर जो हमने सिद्ध किया है कि हाइड्रोजन पैरा का जो है हाइड्रोजन ऑर्थो में रूपांतरण होगा, ये 3/2 भिन्नात्मक कोटि के रूप में मान इसका परिकलित किया जाता है। आइए अगला वाला जो है हम रासायनिक बलगतिकी से जुड़ा हुआ एक अहम विषय आज हम उस पर चर्चा करेंगे, वो है छद्म कोटि की अभिक्रिया। प्रिय विद्यार्थियों, छद्म कोटि की अभिक्रियाओं का रासायनिक बलगतिकी में एक अहम खास किरदार होता है, रोल होता है कि रासायनिक छद्म कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती है, उनको किस तरह से सुपरिभाषित किया जा सकता है। हम इसकी जो परिभाषा है, छद्म कोटि की जो परिभाषा है, छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, उसको अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के आधार पर ही हम इसको सुपरिभाषित करेंगे। कि छद्म कोटि की अभिक्रियाओं के बारे को समझने के लिए मैं कुछ दृष्टांत जो है आप सभी के सम्मुख उपस्थित होकर के दर्शाना चाहता हूँ। छद्म का मतलब होता है हमें जो है एक तरह का भ्रम में डालने वाली अभिक्रिया है, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में जो है असमंजस की स्थिति पैदा करने वाले,
हम जो जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और उसके विपरीत जो है हमें परिणाम जो है देखने को मिलता है। तो छद्म जैसा हमारी सोच के विपरीत होता है, हमारे निर्णय के विपरीत होता है, तो वैसा के वैसा रासायनिक अभिक्रिया हमें देखने को मिलता है। फिलहाल इतना ही, आने वाले समय में इसी छद्म कोटियों को हम आगे अग्रसित करेंगे। आप दीजिए मुझे इजाजत, आप रखिए अपना ख्याल, और तब तक के लिए पुनः आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद और आभार। नमस्कार।